प्रोग्रामिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी और सालसी की कोशिशें, आलमी ताकतों चीन और रूस के राब्ते, कतर और सऊदी अरब की बैकडोर डिप्लोमेसी सब मिलकर पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ईरान अमेरिका के दरमियान अमन मुआहिदा एक मिशन इम्पॉसिबल बना हुआ है। एक दिन अमन की उम्मीद जागती है और दूसरे ही लम्हे जंग का खौफ छा जाता है। अमरीकी सदर ट्रंप बार बार मुज़ाकरात में पेशरफ्त का जिक्र करते हैं और इस बार तो उन्होंने आबनाए हरमज़ में ईरानी बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका, चीन, ईरान और आलमी एटमी इदारा मिलकर ईरान के न्यूक्लियर मवाद को खत्म करने पर काम करेंगे। अमेरिकी सदर ने तो यहां तक कह दिया कि फंसे हुए जहाज और अमला अब घरों को वापसी की तैयारी करें। अमन की उम्मीद पैदा हुई, मगर अब फिर वाशिंगटन और तेहरान से गर्मा गर्म बयानात आने लगे हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ेह ऐलान किया कि अमेरिका के साथ कोई हतमी मुआहिदा तय नहीं पाया। मुज़ाकरात जारी हैं, इख्तलाफात बरकरार हैं और कई मामलात अभी भी हल तलब हैं। पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रजाई, जिन्हें मुश्तबा खामनाई ने अपना फौजी मुशीर मुकर्रर किया है, उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप पर ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने और मुज़ाकरात में हद से ज्यादा मुतालबात के जरिए तीसरी बार सिफारतकारी से गद्दारी का इल्जाम आयद किया है। ईरान ने साफ कह दिया कि आबनाए हरमज़ के मुस्तकबिल का फैसला तेहरान और ओमान करेंगे, वाशिंगटन नहीं। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगेस ने धमाका खेज बयान दिया कि अगर ईरान मुआहिदा नहीं करता तो अमरीका दोबारा हमले के लिए तैयार है। हमारे हथियार, हमारी सलाहियत पहले से ज्यादा ताकतवर है। अब सवाल यह है, जब एक तरफ अमन की बात हो रही है तो दूसरी तरफ जंगी धमकियां क्यों दी जा रही हैं? बार बार मुज़ाकरात की ये तमाम मंझधार में कश्ती क्यों फंसी हुई है? आखिर असल रुकावट क्या है जो मामले को किसी तरफ लगने नहीं देती? मगरबी मीडिया तो इसराइल की जानिब उंगलियां उठाने लगा है। CNN की रिपोर्ट ने इस पूरी कहानी का खतरनाक पहलू बेनकाब किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू इस मुमकिना मुआहिदे से खुश नहीं। इसराइल को खौफ है कि अगर अमेरिका ने पाबंदियां नरम कर दी, अगर नाकाबंदी खत्म हो गई, तो ईरान मुआशी तौर पर दोबारा मजबूत हो जाएगा। इसराइली हल्के समझते हैं कि यह मुआहिदा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, अफजूदा यूरेनियम और खित्ते में मौजूद उसके इत्तेहादी नेटवर्क्स को नहीं रोक पाएगा। रिपोर्ट में यह दावा भी सामने आया है कि नेतन्याहू मुसलसल ट्रंप को मजबूर कर रहे थे कि ईरान पर फौजी दबाव जारी रखा जाए, लेकिन व्हाइट हाउस अब जंग के बजाय डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ रहा है। यही वजह है कि इसराइल के अंदर यह तासुर पैदा हो रहा है कि अगर अमेरिकी सदर ट्रंप ने कोई ऐसा मुआहिदा कबूल कर लिया जिससे ईरान मुआशी तौर पर मजबूत हो गया, इस पर से पाबंदियों का खात्मा हो गया, तो मुआहिदा अमन नहीं बल्कि इसराइल की शिकस्त का ऐलान होगा। इसीलिए मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावे किए जा रहे हैं कि यह मुआहिदा इसराइल की वजह से ही लेट हो रहा है। गो अमेरिकी सदर ट्रंप इसराइली मफादात के तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप का सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक पर अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करने के लिए दबाव डालना भी इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। लेकिन अंदर की खबर जानने वालों का यह दावा है कि इसराइल की तसल्ली नहीं हो रही, इसलिए मुआहिदे में ताखीर हो रही है। अगर ये रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं, अगर ट्रंप अमेरिकी मफादात की बजाय इसराइली मफादात को मद्देनजर रखेंगे, तो फिर अमन मुआहिदा कैसे होगा? यही सवाल है जिसका जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड सईद खान साहब, जो कि पाकिस्तान की तरफ से सीरिया में भी बतौर एम्बेसडर अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर है बैनुल-अक़वामी अमूर के हवाले से, और वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सईद खान साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू के ये मुआहिदे के हवाले से कहा गया कि चंद ही घंटों में होने लगा है, फिर कहा क्या कि 24 घंटे में, फिर 48 घंटे में, इस बात को भी 7 से 8 दिन गुजर गए हैं, मुआहिदा हो नहीं पा रहा। इसके अंदर आपको क्या लगता है कि डिले क्या है, और क्या इसराइल है जो कन्विंस नहीं हो पा रहा इस मुआहिदे के हवाले से, और फिर उसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप इस पर साइन नहीं कर पा रहे, या क्या वजह आपको लगती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ौक, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, मैं आपके इंट्रोडक्शन से कंप्लीटली एग्री करता हूं कि बेसिकली ये जंग जो थी, जो मिडल ईस्ट और खासतौर पे गल्फ रीजन के ऊपर मुसल्लत की गई थी, वो बेसिकली इजराइल की जंग थी। लेकिन इजराइल ने बड़ी खूबसूरती से इसको ईरान और अमेरिका की जंग बना दिया, और अब वो पीछे रहकर सिर्फ अमेरिका की स्ट्रिंग्स को खींचता है, और अमेरिका उसी तरह बिहेव कर रहा है जिस तरह इजराइल चाहता है। इससे पहले भी जब 2 मरतबा ईरान और अमेरिका की पीस डील होने जा रही थी, पहले कतर और फिर ओमान ने बीच में सालसी का रोल अदा किया था, तो उस वक्त भी जब ऑलमोस्ट पीस डील साइन होने वाली थी, तो आपने देखा कि इजराइल ने अटैक करके उस पीस डील को खराब कर दिया। इस मरतबा भी
एग्जैक्टली वही हो रहा है। अगर आप ये देखेंगे, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2 दिन पहले ट्रुथ सोशल। अपनी एग्जॉस्ट की उसके ऊपर क्या कहते हैं पोस्ट की थी, तो वो अभी तक सिचुएशन रूम में अपनी कैबिनेट मीटिंग में नहीं गए थे। सो जब उन्होंने वो पोस्ट की जिसमें उन्होंने ब्लॉकेड को हटाने का कहा और कहा कि हमारे फौजी वापस वतन आ रहे हैं, तो वो उनकी ख्वाहिश थी और वो एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यही चाहते थे। लेकिन जब वो सिचुएशन रूम में गए और उनको उनके ऊपर प्रेशर आया प्रो इजरायली लॉबी का और इजराइल का, तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट से वो पीछे हट गए। और अब इसलिए हम देख रहे हैं कि ईरान ये कह रहा है बार बार कि जी कि आप तीसरी मर्तबा जो है ना, जो मुआहदे से पीछे हट रहे हैं। मेरे ख्याल में जो है ना, अब ये मुआहदा जो है ना, इन द फोर्सिएबल फ्यूचर मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा जौक साहब। या तो क्या कहते हैं, अमेरिका को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उन सारे नुकात के ऊपर जो कि एमओयू या लेटर ऑफ इंटेंट के ऊपर एग्री अपॉन हुए थे पाकिस्तान की सालिसी में, या उसको क्या कहते हैं, वो इस मुआहदे को इतना डिले करेगा कि मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएं। और उसको जो फॉल आउट वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी कि अगर मेरे बारे में ये इंप्रेशन हुआ कि जी के अमेरिका ये जंग हार गया है और प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंसी में ये हार गया और रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान होगा, तो शायद वो उस नुकसान को कंट्रोल कर सकें। और अगर आप अभी देखेंगे, अभी आज ही अल जजीरा और सीएनएन में जो रिपोर्टर्स हैं वो बार बार ये चीज कह रहे हैं कि इजरायली लॉबी जो अमेरिका में है उसने रिपब्लिकन पार्टी के जो क्या कहते हैं कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बे इंतहा बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करनी शुरू कर दिया है कि किसी तरीके से ये लोग मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं अपने वो ना हारें। सो मेरे आपकी ये जो एनालिसिस है कि ये ईरान और इजराइल की जंग थी और इजराइल के क्योंकि मकासद पूरे नहीं हो रहे इसलिए ये जंग कंक्लूजन की तरफ नहीं जा रही, ये बिल्कुल सही। ठीक। अब क्योंकि जो बात आपने की, मैं यही बात अनवर इकबाल साहब से जान लेता हूं जो वाशिंगटन में मौजूद है। अनवर साहब, क्या सिचुएशन है इटसेल्फ अमेरिका के अंदर इस मुआहदे को लेकर, क्या सोचा जा रहा है? क्योंकि बात वही है कि इस मुआहदे पर बहुत से लोगों का इंतजार था और बहुत से तजियाकार ये कह भी रहे थे कि तमाम चीज़ें जो है वो तय हो गई हैं। खुद जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कह दिया था कि बस डोनाल्ड ट्रंप के साइन की जो है वो रुकावट है, वो साइन करेंगे और ये मुआहदा लागू हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। क्या वजह है? और फिर इस दौरान के अंदर इस्राइल इटसेल्फ क्या सोच रहा है या क्या कर रहा है? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, हमारे यहाँ होता ये है कि हम, जाहिर है हमारे क्या सारी दुनिया में होता है कि हर मुल्क का एक कौमी नैरेटिव होता है, कुछ उनकी हमदर्दियाँ होती हैं, कुछ जज्बात होते हैं और फिर हम उसी हवाले से बात करते हैं। हमारे इसराइल के हवाले से कुछ जज्बात हैं, कुछ ईरान के हवाले से जज्बात हैं और हमारे जो भी गुफ्तगू होगी उन्हीं हवालों से होगी। तो एक तो हमारे यहाँ ये बात सपोज कर ली गई है कि जंग अमेरिका हार चुका है, अमेरिका की बहुत बुरी सूरत हाल है, फंस चुका है, मईशत तबाह हो चुकी है बहुत, और हथियार नहीं रहे और अमेरिका के लिए एक बाइज्जत इस झगड़े से तस्वीर से निकलने का एक बाइज्जत तरीका समझौता है जो पाकिस्तान फराहम कर रहा है। अमेरिका को फौरी तौर पर इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अमेरिका अभी इतना स्ट्रांग है जितना पहले था, अब भी सुपर पावर है, अब भी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। आप देखें ना, हमारे यहाँ कहा जाता है कि 29 अरब डॉलर खर्च हुए अमेरिका के इस जंग में, बिल्कुल हुए। 29 अरब डॉलर खर्च तो हुए। अमेरिका का जो बजट है, दफाई बजट कितना है? तकरीबन 1.5 अरब डॉलर है। तो उसमें से 29 अरब कितने फीसद बने, आप ये जहन में रखें। दूसरी बात यह है कि अमेरिका का क्या स्टेक पर है। अमेरिका ने ना सिर्फ ये कि ईरान से सुलह करनी है, बल्कि अपनी जो वहाँ अपना जो उसका सुपर पावर स्टेटस है वो भी मेंटेन करना है। अगर अमेरिका इस तरह विड्रॉ करता है कि जिसमें अरब ममालिक जो उस पर ट्रस्ट करते हैं वो ट्रस्ट ना कर सकें और वो उनका जो उसने जो अलायंस बना रखा है अरबों के साथ वो ख़त्म हो जाए, तो अमेरिका मिडल ईस्ट से निकल जाएगा। तो क्या अमेरिका उसके लिए तैयार है? मिडल ईस्ट से निकलना चाहता है?
क्या अमेरिका इस बात को पसंद करेगा कि अमेरिकी फौजी अड्डे वहां से हट जाएं और उसकी जगह वहां ईरान के फौजी अड्डे कायम हो जाएं? क्या अमेरिका इस बात को पसंद करेगा कि ईरान इसराइल के लिए इतना बड़ा थ्रेट बन जाए कि इसराइल के वजूद को खतरा लाक हो जाए? तो ये सारे सवालात हैं जो अगर आप वाशिंगटन के हवाले से देखें ना, हम चीज़ों को अपनी पर्सपेक्टिव से देखें, जो कि देखना चाहिए। अगर वाशिंगटन के पर्सपेक्टिव से देखें तो बड़े मुश्किल सवालात हैं जिनका जवाब इतना आसान नहीं है, इसलिए डिले होती है। और दूसरी वजह है कि आप देखें जो कल सदर ट्रंप ने जो पूरी लिस्ट इशू की थी, उसमें सारी बड़ी चीज़ें थी, यानी आपना हुर्मुज़ खुल जाए, उस पर समझौता हो गया है, और बगैर किसी टैरिफ के खुल जाए, उस पर भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। न्यूक्लियर उस पर भी अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। ईरान भी इस बात को समझता है अच्छी तरह कि उसे किसी भी कीमत में अमेरिका या दूसरी मगरबी दुनिया, इवन जो उसके हलीफ ममालिक हैं, इवन चाइना, उसको कभी भी जौहरी हथियार बनाने नहीं देगा। तो ईरान जौहरी हथियार बनाना भी नहीं चाहता, वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रखना चाहता है ताकि एक ऑप्शन उसके पास रहे। तो उस पर भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, उस पर भी समझौता हो जाएगा। बात आके रुक गई है यहाँ पे कि जो भी वो हो समझौता हो, वो उसकी जुबान ऐसी हो जिसको अमेरिका भी कह सके कि हमारी फतह हो गई और ईरान भी कह सके हमारी फतह हो गई। और ये ज़रा मुश्किल काम है, इसमें वक्त लग रहा है। ईरानी भी अपने अवाम को ये नहीं कह सकते कि ये अमेरिका, हमने अमेरिका से सुलह भी कर ली, आपने हुर्मुज़ भी खोल दिया, सारा कुछ कर लिया और जवाब में हमें कुछ भी नहीं मिला। वो भी चाहते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ वाज़ेह तौर पे मिलता हुआ नजर आए जिसको वो अपनी फतह कर सके, करार दे सके। अमेरिकी भी चाहते हैं फेस सेविंग है, वो फेस सेविंग और ऐसी लैंग्वेज बनाना हो भी चुकी कि कौन क्या फेस सेविंग डिमांड कर रहा है और किसको क्या मिल सकती है। लेकिन सईद खान साहब, आपको क्या लगता है, क्या सुपर पावर मुश्किल में है और क्या ये हमारे सेंटिमेंट्स हैं जो हमें दिखाते हैं कि ईरान जो है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बेहतर तरीके से, ज्यादा स्ट्रैटेजिक मजबूत तौर पर नजर आया और उसने वो तमाम जो ABCD प्लान्स लेकर इसराइल या अमेरिका आए थे उसको सबूताश कर दिया? देखिए, अनवर इकबाल साहब एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत मुस्तनद राय रखते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं बहुत रिस्पेक्टफुली इस टॉपिक पे उनसे डिसएग्री करूंगा। देखिए, पहली बात तो ये कि ये अमेरिका की जंग ही नहीं थी और अमेरिकन पोल्स हमें ये बताते हैं, हमें नहीं पता, हम तो अमेरिका में नहीं बैठे हुए, लेकिन अमेरिकन पोल्स हमें ये बताते हैं कि इट इज नॉट अ पॉपुलर वॉर इन अमेरिका, ठीक है ना। जो मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन हैं वो इस वॉर को सपोर्ट नहीं करते हैं, वन। नंबर टू, अनवर इकबाल साहब ने क्या कहते हैं बताया कि जी के जो फर्स्ट 40 डेज ऑफ वॉर है उसमें 29 बिलियन खर्च हुए। आज हम 91st डे ऑफ वॉर में बैठे हुए, ठीक है, बल्कि 92nd डे ऑफ वॉर में, ठीक है ना। तो उस हिसाब से तकरीबन $60 बिलियन के करीब अमेरिका के इस जंग में खर्च हो जाना चाहिए। देखिए, वो ब्लॉकेड उसने मेंटेन किया है 7,000 किलोमीटर दूर अपने मुल्क से, ठीक है ना। ये ब्लॉकेड को मेंटेन करना, इफ शिप्स को एक जगह रखना कोई आसान काम नहीं है। आपने वहां लोगों को खाना पहुंचाना है, आपने उनको वहां पानी पहुंचाना है, और तकरीबन कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन न्यूज़पेपर्स कि अमेरिका खर्च कर रहा है तकरीबन $500 मिलियन अ डे टू सॉरी 500 मिलियन अ डे वो खर्च कर रहे हैं टू मेंटेन इट्स फोर्सेस इन दिस रीजन, ठीक है ना। सो अगर फर्ज कर लेंगे, अब ये बात भी अमेरिकन न्यूज़पेपर्स हमें बताते हैं कि आज तक जॉन एफ कैनेडी से लेके प्रेसिडेंट ट्रंप तक सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप वो वाहिद प्रेसिडेंट हैं जो अब इजराइल की लॉजिक से कन्विंस हुए। इजराइल ने जॉन एफ कैनेडी के टाइम से हर अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस चीज पे मजबूर किया कि वो क्या कहते हैं ईरान को अटैक करें, क्योंकि ईरान इज द ओनली कंट्री विच इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द ग्रेटर इजराइल प्लान इन दिस रीजन, ठीक है ना। और इजराइल जो है वो अब तो इसमें कोई शक ही नहीं रहा अगर हम ये कहें कि ये जंग एक्चुअली ईरान और इजराइल की जंग थी जिसको अमेरिका ने गोद ले लिया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। कि अमेरिका जो है, अब अमेरिका के लिए इस इलाके में मेरे नजदीक जौक साहब जो सबसे बड़ा उसको इशू है वो उसकी प्रेस्टीज का है, जिसका अनवर इकबाल साहब ने भी जिक्र फरमाया है, ठीक है ना। एक आप देखें, मैं एक इलाके का बहुत बड़ा बदमाश है, वो एक मोहल्ले में जाता है, वहां वो अपनी बदमाशी जाहिर करना चाहता है और वो मोहल्ले वाले उसकी बदमाशी से डरते नहीं है,
तो उसकी क्या वो क्या कितना बड़ा बदमाश बन जाएगा। एक्चुअली वो ठीक है मेरे ना? ख्याल से अल्फाज और वो सिचुएशन एक ऐसी। हाँ, एयर मार्शल सॉरी जौक साहब, मुझे जरा अगर बात मुकम्मल कर जी, जी। लेने, 1 मिनट दे। जी 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 जी। देखिए, इस इलाके के अंदर ये जो मिलिट्री बेसेस सारी गल्फ कंट्रीज ने उनको दिए थे और इब्राहिम अकॉर्ड हुआ था, वो इस मकसद के लिए हुआ था कि अमेरिका उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी अगेंस्ट अ नोन थ्रेट विच वाज ईरान वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन आज 91st डे ऑफ वॉर के ऊपर क्या अमेरिका गल्फ स्टेट्स को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सका है? जो 1967 से इजराइल ने एक अरबों के दिमाग में यह डाला हुआ था कि हम इनडिफीटेबल हैं, क्या आज इजराइल ये कह सकते हैं कि वो डिफीटेड नहीं है इस इलाके में, इस जंग में? उन्होंने बॉम्बिंग करके क्या हासिल कर लिया सिवाय फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान? उन्होंने ईरान का 1 इंच के ऊपर तो वो कब्जा नहीं कर सके हैं। सो अगर हम ये कहेंगे जी कि अमेरिका, इससे इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये चाहता है कि जी अमेरिका जो है उसके बिहाफ पे इस इलाके में इंगेज रहे, बेशक वो शर्मिंदा हो, बेशक उसको कुछ हो, लेकिन उसका जो ग्रेटर इजराइल प्लान है उसके ऊपर वो उसकी इंप्लीमेंटेशन में इजराइल की मदद करते रहे। और मेरा ख्याल है कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप को भी ये गेम समझ में आ गई है और वो अब अपने आप को स्लोली एंड ग्रेजुअली इस जंग से दूर करते चले जा रहे हैं, जिसके ऊपर इजराइल और इजरायली लॉबी जो है अमेरिका में, वो बहुत अपसेट। अब सईद खान साहब, ये जो चीज़ है, मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज़ समझ आ रही है, लगता नहीं समझ आ रही है, वरना वो कुछ दिन पहले ये सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट ना करते कि आप तमाम इस्लामिक अरब ममालिक जो है वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने। वो खुद जो है वो उन पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मारिया सुल्तान साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मारिया साहबा, सिचुएशन ये है कि ईरान ये कहता था कि हम टोल टैक्स लेंगे आपनाए हरमज से, हमारे नुकसान बहुत हुआ तो हम उसको पूरा करेंगे इस टोल टैक्स से। अब डेवलपमेंट कह लें, इन्वेस्टमेंट फंड कह लें, ईरान को वो फंड देने के लिए भी अमेरिका रेडी हो गया है। फिर इस जंग के अंदर इसराइल की दावत पर अमेरिका आया और इसराइल ने कन्विंस किया अमेरिका को, वो जंग में हिस्सा बन गया। अब जब अमेरिका ये मुआहिदा करना चाहता है और इसराइल के पास उस मुआहिदे को भेजता है कि भाई बताओ ये मुआहिदा ठीक है, तो अमेरिका के कहने पर क्या इसराइल मान जाएगा किसी ऐसे मुआहिदे पर जिसके अंदर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस भी हट सकती हैं, या उनके जो असासे हैं वो भी जो है फ्रीज हुए हैं उनको भी फ्री किया जा सकता है? कुछ ऐसा सेटलमेंट हो सकती है, आपको लगता है? देखिए, मसला इस वक्त थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। पहली बात तो ये है कि जिस मफरूज़े पे उन्होंने जंग लड़ी, वो मफरूज़ा जो है वो उस तरह जो है सामने नहीं आया जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। पहली बात तो ये उनकी तवक्कुआत थी कि ईरान के अंदर जो है रजीम चेंज होगी, रजीम चेंज नहीं हुई। दूसरी उनकी तवक्को ये थी कि ईरान का तमाम जो दफाई सलाहियत है, जैसे कि उन्होंने इराक के साथ किया, वो उसको करने में कामयाब होंगे। तीसरा, इजराइल का ख्याल था कि जैसे उन्होंने ऑरिसैक के ऊपर हमला किया था, उसी तरह ये हमला जो है ईरान के एटमी प्रोग्राम पे करेंगे और उसके बाद अस्फहान में या नताज के ऊपर अगर करेंगे तो उसके बाद उनको उसी किस्म की कामयाबी हासिल होगी। लेकिन इसमें जो उनकी गलतफहमी थी वो ये थी, एक तो ये कि ठीक है उनको एक अली फतह ज़रूर हुई जहाँ उन्होंने तमाम लीडरशिप को मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं एलिमिनेट किया, पूरी की पूरी लीडरशिप को, जो एक बहुत बड़ा धचका था। लेकिन उसके बाद जितनी तेज़ी से ईरान ने रिकवर किया और ईरान ने जवाब दिया, वो शायद उनकी सोच और गुमान में भी नहीं था। दूसरी बात ये है कि जो एटमी सलाहियत जिसको तबाह करने जा रहे थे, वो उसके किस दहाने तक पहुंचे, कहाँ पहुंचे, किधर पहुंचे, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ ईरान कर सकता है। ईरान का जो भी आपने देखा है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बात की, उन्होंने कहा जी उसके अंदर IAEA भी होगा, उसमें चीन भी होगा, हम भी होंगे, ईरान भी होगा और सब मिलकर देखेंगे कि वो किधर है। तो इसका मतलब ये है कि एटमी प्रोग्राम के ऊपर जो बातचीत हुई है वो अभी मुबहिम है और इबाहम है, और ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अब इस पर कोई बातचीत नहीं है। असल बात जो इस वक्त चल रही है वो ये है कि एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मस के अंदर जो नया फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर इंश्योरेंस है, जिसके अंदर टैक्सेशन है, जिसके अंदर फ्री पैसेज है, उसकी जो टैक्सेशन तो नहीं, लेकिन जो बाकी फीसेस ईरान ने दी है सिक्योरिटी कॉरिडोर की, वो ईरान जो है उसके लिए चार्ज करेगा। अमेरिका के पास इस वक्त कोई और तरीका नहीं है कि उसको रोक सके। लेकिन जो फैसला घूम फिर के आ रहा है वो आ रहा है तो मतलब कृष्णेव और विटकॉफ के दरमियान, जो ये कह रहे हैं कि $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फंड बनेगा। कि जो $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फंड है जिसने ईरान के अंदर रिकंस्ट्रक्शन करनी है, वो यहूदी लॉबी को डिवाइड करेगा
ना सिर्फ वो डिवाइड करेगा, लेकिन इस बात का फैसला भी होगा कि जो मुस्तकबिल में क्या वो सारे की सारे एंटी ईरान जाएंगे। यानी कि इस वक्त जो तकसीम है अमेरिका के अंदर, वो ज़ायनिस्ट लॉबी वर्सेस जूइश लॉबी भी आएगा, वो डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स भी आएगा, और उसके साथ साथ चीन और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी ईरान पर आकर दोबारा से रीसेट होंगे। तो ये तमाम सूरत हाल है, ये तमाम मंजरनामा है, और जाहिर है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप को ये फैसला करना है कि वो आगे कैसे बढ़ेंगे, कितनी ठीक हद है। तक और यानी किस आपको लगता है परसेंटेज कि से ये एक वो ऐसी लोगों को चीज इसके अंदर है, include सिचुएशन इस करेंगे। जगह पर पहुंच गई है कि वो मसला क्रिएट कर सकती है। मैं अनवर इकबाल साहब, क्योंकि आपने कहा कि जज्बात से नहीं खेलना चाहिए या जज्बात के साथ नहीं होनी चाहिए बात, तो क्या अमेरिकन इंटेलिजेंस ने नहीं बताया था डोनाल्ड ट्रंप को कि जंग इस तरह नहीं जीती जा सकती है, इतना आसान नहीं है ईरान से जंग जीतना? और क्या जब मिसलीड किया गया, लफ्ज आता है कि इसराइल ने मिसलीड किया, वो भी डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को नजर नहीं आ रहा था कि वो उस सारी सिचुएशन के अंदर ये हो सकता है या नहीं हो सकता? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है। क्या ये विक्ट्री सबके लिए काबिल कबूल होगी? बिल्कुल होगा। उसकी वजह यह है कि आप एक बात समझें कि ईरान के खिलाफ अमेरिका में कोई फीलिंग नहीं पाई जाती। एंटी ईरान नहीं है अमेरिकी लोग। ईरानियों को वो पसंद करते हैं, उनको वो सफेद फार्म कौम का ही एक हिस्सा समझते हैं। ठीक है, उनको लोग बड़े शौक से याद करते हैं कि जब उनके अच्छे ताल्लुकात थे तो हम जाते थे और ईरानी आते थे और यूं होता था वो होता था। एक तो बात जहन में रखें, ईरानी अमरीकी कौम के खिलाफ कोई इल विल नहीं रखते। ईरानी भी अमरीकियों को पसंद करते हैं। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है दोनों में एक दूसरे के लिए। तो इसलिए उनको इसको आसानी से इस डील को बेचना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन ये तो छोटी बात है। असल जो बड़ी बात है वो ये है कि अमरीकी इंतजामिया को बहुत जल्दी इस बात का एहसास हो गया कि इसराइल ने उनको मिसलीड किया है। यानी वो इसलिए नहीं गए थे कि सदर ट्रंप ईरान को फतह करना चाहते थे, इसलिए हुकूमत तब्दील करना चाहते थे। उनको यकीन दिलाया गया था कि ईरान में सूरत हाल वहां पहुंच चुकी है जहां वो अगर उनकी टॉप लीडरशिप को मार देंगे, थोड़ी सी मुदाखलत करेंगे, तो ईरानी अवाम उठ खड़े होंगे और वो खुद ही कब्जा कर लेंगे और सदर ट्रंप को बगैर कुछ किए हुए खामखा एक फतह का सेहरा उनके सर पे बन जाएगा। तो वो उससे फायदा उठाने गए थे, मगर चूंकि वो बात ही गलत थी, एक मिस्टेक हुई। तो चूंकि यहाँ जमहूरी सिस्टम है, यहाँ कांग्रेस में आपने देखा किस तरीके से बहस होती है, पूरे ईरान वॉर पे किस तरह बहस हुई। तो उसका फायदा ये होता है कि हर चीज खुल के सामने आ जाती है और अपनी गलती को सुधारने का मौका मिलता है। तो इनको भी बात समझ आई सदर ट्रंप को, और के इनको मिसलीड किया गया, वहां हुकूमत तब्दील नहीं होनी थी, इसलिए नहीं हुई। और ये बात इनके, आप देखें, हमें ऐसा लगता है जैसे कि अमेरिका, सारे अमेरिका का नैरेटिव था। आपको याद होगा इनकी जो अमेरिका की 12 इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, जिसमें CIA भी शामिल है, NSA भी शामिल है, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो भी शामिल है, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जंग से पहले सदर ट्रंप को। उसमें उन्होंने कहा था कि एयर स्ट्राइक से, हवाई हमलों से हुकूमतें तब्दील नहीं होती। अगर आप हुकूमत तो तब्दील ये करना तमाम चाहते चीजें हैं मौजूद थी तो ऑन आप पेपर या डिस्कशन के अंदर, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ नहीं हो सका। मैं सईद खान साहब यहाँ पर एक चीज ये जानना चाहूंगा कि अब क्योंकि सिचुएशन हमारे सामने है अब, लेकिन मिडल ईस्ट के अंदर क्या कुछ काबिल कबूल हो सकता है? मिडल ईस्ट के वो ममालिक जो बहुत क्लोज हैं अमेरिका या इसराइल लॉबी के साथ, वो क्या सोचते होंगे कि किस किस्म का ईरान उनको काबिल कबूल होगा? क्योंकि जिस किस्म का इसराइल को या इत्तेहादियों को उसके कबूल हो सकता था, वो तो सिचुएशन नहीं बन सकी। तो अब इस सिचुएशन के अंदर किस किस्म का ईरान उनको कबूल होगा और वो कैसे हो सकता है? ज़ौक साहब, मेरे ख्याल में द रीथिंकिंग जो है ना, वो गल्फ कंट्रीज के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप ये देख लेंगे, आउट ऑफ द 7 गल्फ कंट्रीज जो इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व थी, 3 ने अपने बेसेस अमेरिका को दोबारा देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने अमेरिकन फोर्सेस को कह दिया है कि आप हमारे बेसेस से अटैक नहीं कर सकते ईरान के ऊपर। जो बाकी 4 हैं वो भी स्लोली एंड ग्रेजुअली वो भी इसी तरफ आ रहे हैं। आप यूएई को देखिए कि जहां यूएई पहले ईरान के खिलाफ, यानी पहले 15-20 दिनों में वो अमेरिकन फोर्सेस के साथ शामिल होकर ईरान के ऊपर अटैक कर रहा था, आज वो उसके वजीर खारजा और ईरानी वजीर खारजा ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि मेरे नजदीक, मेरे ख्याल में जो है ना, गल्फ कंट्रीज को ये एहसास हो गया है कि अमेरिका कभी भी हमें एक फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। और अगर इस इलाके में ग्रेटर इजराइल प्लान ने एग्जीक्यूट होना है,
जिसका मतलब एक्चुअली ये है कि ये जितनी कंट्रीज हैं गल्फ की, इनके बॉर्डर्स रीडिफाइन होंगे, तो ये तो उनके लिए बिल्कुल एक अच्छी चीज नहीं है। सो मैं देख रहा हूं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली गल्फ कंट्रीज के अंदर एक नया डिफेंस मैकेनिज्म, या आप कहें कि एक नया डिफेंस पैराडाइम डेवलप होगा, और वो डेवलप होगा मुस्लिम कंट्रीज के अंदर। अगर आप अभी से देख लें कि सऊदी अरेबिया और ईरान एटलीस्ट जहां पहले एक दूसरे के मुखालिफ थे और एक दूसरे के खिलाफ प्रैक्टिकली एक जंग की स्टेट में थे, अब वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ कोई बयानात नहीं दे रहे। सो ये बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं मिडिल ईस्ट में। और अगर एक नया पैराडाइम बन गया, मैं ये नहीं देख रहा कि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका से अपने आप को दूर कर लेंगी, वो नहीं कर सकती। उनके इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं वेस्ट के साथ, वो रखेंगे। लेकिन जो है ना, एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट होगा, और वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट ये होगा कि अगर उन्होंने इस इलाके में रहना है, अपनी ऑयल और गैस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाबुल मंदब से गुजारना है, तो उनको ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने होंगे। सो मैं फ्यूचर में देख रहा हूं कि ईरान और गल्फ कंट्रीज के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे और अमेरिका और इजराइल का इन्फ्लुएंस इन कंट्रीज के ऊपर कम होगा। डॉक्टर मारिया साहिबा, एक लाइन होती है, इस्तेमाल होती है, खित्ते में अमन की कोशिशें। अब ये अमन की डेफिनेशन आपको क्या लगता है कि अब क्या होगी? क्योंकि आज से 9 महीने पहले, 10 महीने पहले जो जंग हुई थी, B-2 बॉम्बर्स 12वें दिन आए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तब भी अनाउंस कर दी अपनी विक्ट्री, अब भी अनाउंस कर दी अपनी विक्ट्री। सो वो जो अमन है उसकी डेफिनेशन अब सब ढूंढ रहे हैं, वो आपको क्या लगता है क्या होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान भी अब एक बहुत बड़ा फर्क आ चुका है, और इस नए फर्क के अंदर जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो दो ताकत के मराकज के दरमियान तब्दील, मतलब उसके दरमियान तकसीम होगा। एक तरफ इजराइल, यूएई, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, ये अमेरिका के अंदर जो लॉबी है, जो डेमोक्रेट्स के साथ है, उस लॉबी को रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ ही साथ वो उस सिक्योरिटी कॉरिडोर को रिप्रेजेंट करेंगे जो आईटी और इसके साथ लिंक्ड ऑयल बिजनेस, या वो जो सैंक्शंस के मद के अंदर ईरान के अंदर डायरेक्ट फायदा उठा रहे थे इस तमाम अमेरिकन सैंक्शंस का, और अपने बिजनेसेस बिल्ड करते, जो यूएई ने तकरीबन 580 बिलियन ईरान का जो रोका हुआ है। तो ये तो वो सिक्योरिटी कॉरिडोर है जिसका ख्याल था कि जंग को आगे फैलना चाहिए, शिया सुन्नी फसाद होने चाहिए, जिनका ख्याल था कि सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान, हम सब इस जंग का हिस्सा बनेंगे, और उसके बाद एक नया सिक्योरिटी ऑर्डर बनेगा जिसमें यूएई और इजराइल और हिंदुस्तान जो है यहाँ डोमिनेट करेंगे और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे। वो तो आपकी सारी दुनिया के सामने है, वो तो उस तरह नहीं बन सका। ना हिंदुस्तान वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रोल में आ सका, ना इजराइल जो है उस जंग को सस्टेन कर सका, और ना ही यूएई में इस वक्त वो कैपेसिटी है कि वो सचमुच ईरान का जो है जवाब या रद्द अमल हासिल कर सके। दूसरी तरफ जो नया ऑर्डर बन रहा है, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया है, जिसके अंदर पाकिस्तान है, जिसमें ईरान है, जिसमें चीन है और जिसमें अमेरिका है, और अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन्स है, ठीक है, और यही अरेंजमेंट हमें समझ आ रहा है कि एक नया पावर कॉरिडोर बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ तीनों मेहमान मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता है, वो मुल्क जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, दुनिया की दहशतगर्द रियासत कहलाने वाले इसराइल को लेकर आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सवाल उसकी इसराइल से दोस्ती का नहीं बल्कि इख्तियारात, असर रसूख और मुस्तकबिल की गुलामी का उठ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिकी कांग्रेस में खामोशी के साथ एक ऐसी कानून साजी करने जा रही है जो उसे इसराइल का गुलाम बना सकती है। एक नया बिल, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2027, यह बज़ाहिर अमेरिका और इसराइल के दरमियान दिफाई ताउन का मुआहिदा है, लेकिन नाकदीन के मुताबिक इसके अंदर छुपा सेक्शन 224 एक ऐसा दरवाजा खोल सकता है जिसके बाद अमेरिकी और इसराइली फौजी निजाम अमलन एक जिस्म बन जाएंगे। यह सेक्शन यूनाइटेड स्टेट्स इसराइल डिफेंस टेक्नोलॉजी को ऑपरेशनल इनिशिएटिव के नाम से मुतारिफ कराया गया है। इसके तहत मुश्तरका असलहा साजी, मुश्तरका रिसर्च, जंगी टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत, साइबर सिस्टम्स को, क्वांटम टेक्नोलॉजी, खुदकार हथियारों और यहां तक कि दोनों ममालिक के फौजी डाटा को भी जम करने की बात की जा रही है। यानी मुस्तकबिल की जंगों में अमेरिका और इसराइल सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि एक मुश्तरका अस्करी ताकत के तौर पर सामने आ सकते हैं। आसान लफ्जों में कहें तो अमेरिका की हर चीज, हर राज इसराइल के कब्जे में होगा।
ये वही अमेरिका है जिसने 14 मई 1948 को इसराइल को सबसे पहले तस्लीम किया। फिर अरब इसराइल जंगें हों, फलस्तीनियों पर बमबारी हो या गजा में नस्लकुशी के इल्जामात, वॉशिंगटन हर बार तेल अवीव के साथ खड़ा दिखाई दिया। अमरीकी वजारत खारजा खुद एतराफ करती है कि इसराइल की सलामती हर अमरीकी हुकूमत की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून रही है। 1948 से लेकर अब तक अमरीका इसराइल को $200 अरब से ज्यादा की फौजी इमदाद दे चुका है, जो सबसे ज्यादा है। अहम बात यह है कि इस बिल पर खुद अमरीका के अंदर शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं। डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस वैन होलन ने इसराइली हुकूमतों की गैर मशरूत हिमायत को अमरीकी मफादात के खिलाफ करार दिया है। दूसरी जानिब रिपब्लिकन रहनुमा थॉमस मैसी और मार्जरी टेलर ग्रीन इसराइली लॉबी को अमेरिकी पॉलिसी पर जहरीला असर करार दे चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस में ताकतवर हल्के इस बिल को पास कराने के लिए सरगर्म हैं, जिस पर सवालात ही सवालात उठ रहे हैं कि अगर यह बिल मंजूर हो गया तो क्या अमेरिकी दिफाई सनत इसराइल के जेर असर हो जाएगी? क्या अमेरिकी फैसले अब मशरिक़ वस्ता की जंग के ताबे हो जाएंगे? क्या वाशिंगटन मुस्तकबिल में इसराइल की हर जंग में खुदकार तौर पर शरीक होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल होने जा रही है जहां सुपर पावर अमेरिका के अंदर इसराइली असर सिर्फ लॉबी तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि खुद अमेरिकी फौजी निजाम की रगों में उतर जाएगा और फिर इसका खुमियाजा मशरिक़ वस्ता ही नहीं पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा? नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, ईद गुजर गई और अब है बजट की आमद। ईद पर कुर्बानी के बाद अब एक और बड़ी कुर्बानी के लिए आवाम तैयार हो जाए, क्योंकि इस बार छुरी किसी कसाई के हाथ में नहीं बल्कि IMF के मुतालिबात की शक्ल में है और कुर्बानी पाकिस्तान के आम शहरी को देना है। खबर है कि हुकूमत ने आइंदा माली साल 2026-27 के लिए 18,035 अरब रुपए इकट्ठे करने का प्लान तैयार कर लिया है। बजट का मजमूई हजम 17.1 ट्रिलियन रुपए मुतवक्के है, जिसमें टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,768 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। सिर्फ कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,824 अरब रुपए दरकार होंगे, जबकि दिफाई अखराजात के लिए 2,665 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। दूसरी जानिब पेट्रोलियम लेवी से 1,727 अरब रुपए वसूल करने का हदफ रखा गया है। लेकिन सवाल यह है कि यह पैसा आएगा कहां से? जवाब सीधा और साफ है कि आवाम की जेब से, क्योंकि हुकूमत ने सोलर पैनल्स पर GST 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज दे दी है। यानी जो लोग बिजली के बिलों से बचने के लिए सूरज की रोशनी की तरफ गए थे, अब उन पर भी टैक्स का साया डालने की तैयारी है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर भी GST 1% से बढ़ाकर 18% तक ले जाने की तजावीज ज़ेरे गौर हैं। मोटरसाइकिल, रिक्शे, बसें, ट्रक, ट्रैक्टर, डबल कैबिन गाड़ियां सब टैक्स की नई जद में आ सकते हैं। समझ नहीं आ रही कि एक तरफ हुकूमत तेल इंपोर्ट का बिल कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग देना चाहती है और दूसरी तरफ ई-व्हीकल्स पर टैक्स बढ़ाकर उसकी हौसला शिकनी की खबरें हैं। IMF वाज़ेह कर चुका है कि किसी भी शोबे को टैक्स छूट मुमकिन नहीं। अगर हुकूमत किसी सेक्टर को रिलीफ देती है तो उसका बोझ किसी और जरिए से पूरा करना होगा। अब हम पहले ही इसकी मिसाल देख चुके हैं, जब FBR के 600 अरब रुपए के खसारे को पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर पूरा किया गया। अब बिजली पर भी नई कटौतियों की तैयारी है। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी है कि 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मिलने वाली अमूमी सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। जनवरी 2027 से सिर्फ मखसूस मुस्तहिक खानदानों को रियायत मिलेगी और वो भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा की बुनियाद पर। दूसरी तरफ IMF इशराफिया को मिलने वाली टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अशराफिया सालाना 4,250 अरब रुपए की मरात हासिल करती है। सिर्फ ताकतवर कॉरपोरेट सेक्टर को GDP के 4.5% के बराबर रियायतें दी जाती हैं। इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी के महलात 864 हेक्टेयर पर फैले हुए हैं। अगर ये रिहाइश गाहें निजी शोबे को दे दी जाएं तो 2.25 खरब रुपए हासिल हो सकते हैं। अब असल सवाल यही है कि आने वाला बजट आवाम को रिलीफ देगा या महंगाई का एक नया तूफान लेकर आएगा? क्या पेट्रोल, बिजली, गैस और टैक्सों का बोझ मजीद बढ़ेगा? क्या अशराफिया की मरात खत्म होंगी या फिर एक बार फिर कुर्बानी सिर्फ आम आदमी ही देगा? इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन वक्कास एच मूसा साहब। बहुत शुक्रिया वक्कास साहब आपके वक्त का। वक्कास साहब, एक तो सबसे पहले ये जो सोलर के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि 10 से 18% पर उसकी जो है वो टैक्स को ले जाया जाएगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा एक आम आदमी की नज़र से जो कि सिर्फ इसलिए सोलर लगवाता है क्योंकि बिजली महंगी है और वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके अपने अखराजात को कम कर सकता है और एक कुदरती तरीक़ाकार से अपने अखराजात को या ज़रूरियात को पूरा कर सकता है, उस पर किस हद तक असर पड़ेगा अगर ये लागू हो जाता है टैक्स? तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया है व्यूज़ के लिए। इसको अगर हम देखें तो
यानी ये जो फैसला है, हम काफ़ी अरसे से हम बात भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हम यही मैसेज दे रहे हैं कि ये कदम जो है वो इसको उठाने से नुकसान होगा मुल्क को और आम सारिफ को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। देखिए, बड़ी सीधी-सी बात है, पिछले 2 महीने में या 3 महीने में ख़ासकर जब से ये जंग शुरू हुई है, तब से बड़ा क्लियरली नज़र आया है कि सोलर लगाने की वजह से एक इंडिपेंडेंस आ जाता है। एक इसको आप अगर अवामी लेवल पे बात करें या यानी हमारे जो इंडिविजुअल के लेवल पे बात करें, तो उसमें भी इंडिपेंडेंस आ जाता है, लोड शेडिंग होती है या बिल बढ़ता है तो आपके पास इंडिपेंडेंस होता है, आप आज़ाद होते हैं। इसी तरह से हम अगर उसको नेशनल लेवल पे बात करें, पाकिस्तान के लेवल पे, तो वो भी हमारे लिए एक आज़ादी है, क्योंकि जो मसले मसाइल दूसरे ममालिक में आए वो हमारे मुल्क में कम आए। क्यों कम आए? क्योंकि हमने सोलर बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो बिजली है वो सोलर की वजह से अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमें नज़र आ रहा है कि दिन के टाइम पे लोड शेडिंग नहीं करनी पड़ती। लोड शेडिंग जो है वो सिर्फ शाम के टाइम पे हुई थी, जब हुई भी थी तो ये चीज़ अगर देखते हैं तो इस वक्त इस चीज़ को नज़र में रखते हुए ये एक बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव पॉलिसी होगी कि हम टैक्स बढ़ा दें सोलर पैनल्स के ऊपर, जहाँ पे ऑलरेडी 10% टैक्स है। बल्कि हम तो कहते हैं वो 10% टैक्स भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप समझ लें, देखिए इस टैक्स से कितना कोई रेवेन्यू आ जाएगा। अभी आपने जो है वो अदाद-ओ-शुमार पेश किया और उसमें आपने बताया कि हज़ारों अरब की बात हो रही है जो कि गवर्नमेंट ने टैक्स से पूरा करना है। इसमें सोलर पैनल पे टैक्स लगा के हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा ख्याल है कोई, अगर ये 8% ऊपर टैक्स लगा दिया जाए तो कोई 25 से 27 अरब का एक्स्ट्रा रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल जाएगा। लेकिन इस 25 से 27 अरब के बदले अगर जब सोलर पैनल महंगा हो जाएगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोलर नहीं लगाएंगे, या वो जो लगा सकते थे वो नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है एक जब चीज़ महंगी हो जाती है अच्छा, तो कुछ वैसे लोग ऐसे वकास होते हैं जो साहब, उसको क्योंकि नहीं खरीद सकते। इस चीज़ से मुंसलिक भी हैं और चेयरमैन भी हैं सोलर एसोसिएशन के, बाय द टाइम सोलर की पॉलिसी जब पहले हमने देखा कि इसको फ़रोग देने के लिए बड़ी फ्रेंडली पॉलिसी थी, इस पॉलिसी में क्या क्या और कब कब शिफ्ट आया? आप समझ लें, देखिए सबसे जो अच्छी चीज़ थी ना सोलर पॉलिसी की फ्रेंडली होना, वो ये थी कि गवर्नमेंट इसमें कुछ खास कर नहीं रही थी और इसी तरह करते रहे तो बेहतर है। यानी पहले ये था कि टैक्स इस पे नहीं था। सब्सिडी तो कभी भी पाकिस्तान में सोलर के ऊपर नहीं दी गई है, जिस तरह कुछ ममालिक में दी जाती रही है, या हम यूरोप के बारे में या जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का सुनते हैं, तो पाकिस्तान में सब्सिडी तो नहीं दी गई थी। लेकिन कम से कम ये था कि इस पे टैक्स से छूट दी हुई थी। ये पिछले साल जब प्रेशर ज़्यादा आया तो गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इस पे 18% टैक्स लगा देंगे। काफ़ी ज़्यादा अवाम में भी, मीडिया पे भी, लोगों में, एनजीओज़ वगैरह ने इस पे गवर्नमेंट को समझाया कि इस तरह से ना करें, तो बड़ी मुश्किल से जो है वो आखिरी वक्त पे उन्होंने अनाउंस किया, ठीक है हम 18% नहीं, इसको 10% लगाते हैं। अब इस साल फिर बजट का प्रेशर आया है, तो प्रेशर में जो है वो असल में मसला ये है कि वो 1 साल या इस साल का टैक्स का बजट देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे कि अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल में जो आपको फ़ायदा होगा। यानी आज आप अगर सोलर पे टैक्स लगाते हैं और उसकी वजह से सोलर की इंस्टॉलेशन कम हो जाती है, सोलर की पाकिस्तान में जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो जाती है, कुछ 10% लोग अगर सोलर कम लगाना शुरू कर देते हैं, तो उससे आपके मुल्क को अगले 10 साल में 270 अरब का नुकसान होने वाला है। तो आपने ये देखना है कि क्या मैंने आज का पैसा बचाना है या मैंने आगे, ये तो मैं अभी एनवायरमेंटल बेनिफिट्स और वो जो बाकी सारी चीजें वो फैक्टर्स भी बिल्कुल है, लेकिन वकास साहब आपको लगता है कि इस किस्म के जो फैसले हैं उससे जो ऑलरेडी शॉर्टेज है एक तवानाई की हमारे यहाँ, उसके बहरान में मजीद इजाफा भी होगा? जी बिल्कुल, इसका इसका एक वाज़ेह जो एक इमीडिएट इम्पैक्ट होगा वो ये होगा कि आपका जो है लोकल लेवल पे आपको सोलर की जो अवेलेबिलिटी है, जिसकी वजह से आपको अभी जो हम बहरान से गुजर रहे हैं, बल्कि ये बहरान अभी खत्म नहीं हुआ, ये बहरान अभी 2-3 महीने और चलेगा। अभी आप अगर इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो वो यही कह रहे हैं कि अभी तेल की कीमतें ऊपर रहेंगी, गैस की सप्लाई जो है वो अभी फौरन तो नहीं आने लगी, 5-6-8 महीने तो कतर वाले खुद कह रहे हैं कि हमें लगेंगे। तो जब तक वो सप्लाई नहीं आएगी तब तक हमारे बिजली के निज़ाम में एक डिमांड की शॉर्टेज रहेगी। और अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई हैं, अभी तो जून का महीना बाकी है, जुलाई का महीना बाकी है। ऐसे टाइम पे इस तरह की पॉलिसी लेके आना जिससे कि प्राइस बढ़ जाएगी और लोग सोलर नहीं लगा सकेंगे, तो एक तरफ बिजली महंगी हो रही होगी या बिजली की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, और जो शख्स इस पे अपना खुद अपनी मदद आपके तहत कुछ कर रहा है तो उसको भी आप चाहते हैं कि वो भी ना करे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक सेंसिबल पॉलिसी और अगर इम्पोर्टेड जो सोलर है, जो सोलर पैनल है, उस पर अगर टैक्स लगता है तो फिर लोकल मार्केट में क्या फर्क पड़ता है उससे? देखिए, सोलर पैनल जो है ना तकरीबन 99% चाइना से ही आता है इंपोर्टेड। दुनिया में तकरीबन तमाम ममालिक में ये ग्लोबल एक इशू है कि सोलर पैनल जो है वो चाइना से ही आता है, तो सोलर पैनल तो इंपोर्ट ही होगा, उसमें सच लोकल का कोई वो नहीं है। और ये जो टैक्स लगा रहे हैं ये तो वैसे भी जीएसटी के लेवल पे टैक्स है ना, तो इवन अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उस पर भी होता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जो है करंट कैपेसिटी बहुत ही कम है। बहुत कम हमारी जो सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट है वो लोकल से पूरी होती है, उसको हमें बढ़ाना चाहिए और उस पर हमें इकदाम लेने चाहिए। लेकिन ये जो कदम है कि हम सोलर पे टैक्स लगा दें, वो इस वक्त जो है इट डज नॉट मेक सेंस।
और पूरी दुनिया में और पाकिस्तान भी बात करता है, क्योंकि पाकिस्तान भी काफ़ी हद तक मुतासर होता है जिस फैक्टर्स का आप जिक्र कर रहे थे, जिसमें हमने अपने इसी जो इशू हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें ईवीज़ का जिक्र किया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, फिर सोलर है, ये ग्रीन एनर्जी की तरफ है। लेकिन अगर ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने वाले फैक्टर्स को इस तरह के टैक्स लगाकर लोगों की हौसला शिकनी की जाएगी, तो आपको क्या लगता है कि उसकी डैमेजेस लॉन्गर एस्पेक्ट में क्या होंगे? बहुत ज्यादा, बल्कि मैं ज्यादा लॉन्ग टर्म की नहीं, मैं अगले 2-3 साल की बात कर रहा हूँ। आप उल्टा कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। आपको करना ये चाहिए कि ईवीज पे टैक्स कम रखें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ईवीज लें, सोलर पे टैक्स कम रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब्सिडी दे, देखिए सब्सिडी तो हम मांग भी नहीं रहे, ना मांगना चाहते, और हमें पता है हमारी गवर्नमेंट और हमारा जो इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन उसमें सब्सिडी तो नहीं दे सकते। लेकिन कम से कम जो चीज आपके हाथ में है कि आप टैक्स को ना लें, और एक एक्स्ट्रा टैक्स ऐसी चीज पे जिसने आगे जाके आपको फायदा पहुंचाना है। देखिए आप टैक्स ना लें, उस टैक्स ना लेने की वजह से सोलर ज्यादा लगेगा, साथ में आप ईवीज पे टैक्स ना लें, लोग जो है वो सोलर भी लगाएंगे, उसी सोलर से अपनी ईवीज को भी चार्ज करेंगे। मोटरसाइकिलें, रिक्शे वो दिन के टाइम पे भी चार्ज हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो रात के टाइम पे चार्ज हो। तो उस तरह से पॉलिसीज बनाएं जिससे कि मुल्क को फायदा होगा। जब ये ईवीज चार्ज होंगी तो पेट्रोल कम इंपोर्ट होगा, तो आपका ज़र मुबादला बचेगा। जो इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप सोलर नहीं लगाएंगे तो लोग कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेंगे? वो फिर इलेक्ट्रिसिटी फर्नेस ऑयल से लेंगे, कोल से लेंगे, नेचुरल गैस से लेंगे, ये तमाम चीजें आप इंपोर्ट करते हैं। तो आज आपने अगर 27 अरब रुपए अगले साल के बजट में बचा लिए टैक्स लगा के, तो वो अगले ही साल में, यानी उसी साल में आप उसमें से आधे पैसे तो पेट्रोल में वापस कर चुके होंगे या गैस में वापस कर चुके होंगे और वो जला चुके होंगे। तो ये कहाँ की मंतक है, ये कौन सी लॉजिक है जिसके बेसिस पे हम फैसला कर रहे हैं कि आज जो हम चीज यानी कुछ पैसे बचाने की खातिर अगले 10 साल अपने बर्बाद कर रहे हैं। यानी आप समझते हैं कि ये वक्त की जरूरत है ये पॉलिसीज लागू करना, ना कि लोगों के लिए मुश्किल बनाना कि वो इन चीजों को अडॉप्ट कर सके। और अर्ली अडॉप्शन तो हम पहले ही आके निकल चुके हैं, लेकिन ये भी वक्त ठीक है कि हम ये सस्ते मीन्स ऑफ एनर्जी को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत इसको भी मुश्किल बना रही है। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन वक्कास एच मूसा साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, ईद उल अज़हा कुर्बानी, इबादत और एहसार का त्यौहार है, लेकिन इस त्यौहार के बाद असल इम्तिहान शुरू होता है शहरों को साफ रखने का, गलियों से आलाइशें उठाने का, ताफुन फैलने से रोकने का और आवाम को यह एहसास दिलाने का कि हुकूमत सिर्फ दावे नहीं, अमली खिदमत भी करती है। इस बार पंजाब ने ईद पर सफाई के मैदान में ऐसा मॉडल पेश किया जिसने पूरे मुल्क की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। लाहौर से लेकर छोटे शहरों तक सुथरा पंजाब ऑपरेशन पूरी तुंदही से मुतहरिक दिखाई दिया। पहली बार शहर को साफ रखने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। आलाइशों और कचरे की निशानदही और सफाई के लिए सेफ सिटी कैमरों से डिजिटल मॉनिटरिंग की गई। सोशल मीडिया शिकायत पर फौरी कार्रवाई हुई और दावा किया गया कि सफाई का टारगेट 100% मुकम्मल कर लिया गया। सिर्फ पहले 2 दिनों में पंजाब भर से 2,22,000 टन वेस्ट उठाया गया। 1,84,000 वर्कर्स, 12,000 लोडर रिक्शे, 8,000 इजाफी एहलकार और 32,28,000 किलोमीटर तक सफाई व्हीकल्स की नकलो हरकत। यह सिर्फ ऑपरेशन नहीं, एक मुकम्मल मिशन दिखाई दिया। लाहौर की गलियां फिनाइल से धोई गईं, हरके गुलाब का छिड़काव किया गया और 1.25 करोड़ माहौल दोस्त बैग्स घरों तक पहुंचाए और कंप्लेंट सेल पर आने वाली हर शिकायत के 100% अजाले का दावा किया गया। पंजाब हुकूमत ने इस बार सफाई को सिर्फ सफाई नहीं, एक शो ऑफ गवर्नेंस बना दिया। इसीलिए कराची के शहरी भी मरियम नवाज को याद करते हैं।